आज अपने बात करेंगे किसी आवेशित चालक की सतह पर कितना बल लगता है। ठीक है, यानी कोई चालक है और उस पे अपने कोई आवेश दे दिया, ठीक है, कोई भी प्लस का या माइनस का, तो वो जो आवेश है उसकी सतह पे, वह आवेश उस सतह पर कितना बल लगाएगा या फिर कितना दाब लगाएगा। यहाँ पे अपने ज्यादातर बात करते हैं दाब की। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे आज अपने को बात करनी है भी कोई चालक है और उसकी सतह पर अपने कोई आवेश दे दिया, तो वह जो आवेश है वो उस सतह पर कितना बल लगाएगा। क्योंकि हमने एक बात की थी भी अगर चालक को कोई आवेश दिया जाए तो वह जो आवेश है वो एक दूसरे को क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है। ठीक है, तो प्रतिकर्षित करने के कारण वह जो आवेश है वो किस ओर भागता है, सतह की ओर, यानी सतह के पास भी जाके वो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक है, तो इसके आधार पे अपने को मान ये ज्ञात करना है भी किसी भी चालक की सतह को या फिर किसी चालक को अगर कोई आवेश दिया जाए तो उस आवेश के कारण वह जो बल है कितना बल लगाएगा। पिछली क्लास में अपने बात की थी एक तो गोले के कारण, ठीक है, ठोस गोला और खोखला, वो एक ठोस गोला और एक चालक गोला, एक गोला और बचता है जिसे बोलते हैं गोलीय कोष। तो अपने को ये ध्यान रखना है गोलीय कोष का मतलब अंदर से क्या है, खोखला। तो गोलीय कोष है वो किसकी भांति व्यवहार करता है, चालक गोले की तरह। ठीक है, गोलीय कोष यानी खोखला जो गोला है उसे चाहे आप प्लस आवेश दो माइनस आवेश दो, चाहे वो चालक हो चाहे कुचालक हो, वह किसकी भांति व्यवहार करेगा, हमेशा चालक गोले की तरह। क्यों, क्योंकि कुचालक अगर है भी तब भी उसका आवेश आयतन में नहीं बढ़ सकता क्योंकि वो अंदर से खोखला है। ठीक है, तो अगर अपने बात करें खोखले गोले की, तो खोखले गोले या फिर गोलीय कोष की, तो गोलीय कोष के लिए वही डेरिवेशन है तीनों के तीनों, सतह के लिए, बाहर के लिए और आंतरिक बिंदु के लिए, जो अपने किसी चालक गोले के लिए किए थे। ठीक है, इसलिए चालक गोले और गोलीय कोष तीनों की डेरिवेशन क्या है, एकदम सेम है। यानी जो डेरिवेशन अपने गोलीय कोष के लिए, चालक गोले के लिए की है, वही डेरिवेशन किसके लिए, गोलीय कोष के लिए, वो दोनों सेम है। ठीक है, इसलिए आज अपने बात करें गोलीय कोष की बात नहीं करें क्योंकि गोलीय कोष और चालक गोला एक ही बात है, दोनों सेम चीजें। ठीक है, यहाँ पे आज अपने बात करेंगे किसी आवेशी सतह के ऊपर उसको अगर आवेश दे दिया जाए तो उसके कारण बल कितना लगेगा। ठीक है, तो जैसे अगर मैं बात करूं कि मेरे पास कोई आवेशी सतह है जिसको मैंने आवेश दे रखा है प्लस, ठीक है, मैंने मान लिया कि इस आवेशी सतह को Q आवेश दिया गया और इसकी त्रिज्या कितनी है, R है। ठीक है, तो अपने को ये पता करना है कि इस आवेशी सतह पे जो आवेश दिया है उसके कारण इस सतह पे कितना बल आएगा। एक चीज तो अपने को क्लियर हो रही है कि अगर पूरी सतह पे प्लस आवेश है तो इसका मतलब ये है भी इस आवेशों के कारण जो बल आने वाला है सतह पे वो प्रतिकर्षण के प्रकार का होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इधर वाला प्लस इधर वाले को प्रतिकर्षित करेगा, यानी एक प्लस अपने पास जो बिल्कुल निकट भी प्लस रखा हुआ है उसको भी क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक प्लस के कारण कितना प्रतिकर्षण आता है उसका मान अपने को ज्ञात करना है। तो जैसे अगर मैं बात करूं प्रतिकर्षण या बल की, क्योंकि अपने को बल का मान ज्ञात करना है, तो बल की अगर मैं बात करूं तो बल का मान ज्ञात करने के लिए अपने आवेशों के लिए बात करते हैं कूलाम के नियम की। और कूलाम के नियम को अगर देखूं तो कूलाम का नियम सिर्फ लागू होता है बिंदु आवेशों के लिए। ठीक है, इसका मतलब ये है भी इस संपूर्ण, अगर मान लो कोई भी सतह आवेश मैंने गोलीय मान ली, तो उस गोलीय सतह पर कितना प्रतिकर्षण या बल लगेगा उस बल का निर्धारण अपने को कूलाम के आधार पर करना पड़ेगा। और कूलाम के आधार पर अगर करें तो किस प्रकार के आवेश होने चाहिए, बिंदु आवेश। तो बिंदु आवेश के लिए मैंने क्या किया, इसका एक छोटा सा अल्पांश ले लिया जिसको मैंने नाम दे दिया AB, जिसका आवेश है DQ और क्षेत्रफल है DA। क्षेत्रफल DA इसलिए ले रहा हूं क्योंकि अगर कोई चालक है तो अपने को बात की थी चालक को अगर कोई सतह पृष्ठ रख रहा है, चालक सतह पर बल की बात करूं, ठीक है, तो आवेशित सतह पर बल की अगर बात करूं तो आवेशित और चालक सतह है तो उस पे दिया गया जो आवेश है वो क्षेत्रफल के रूप में वितरित होगा क्योंकि सतह की बात कर रहे हैं अपने। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा अल्पांश ले लिया AB जिसका आवेश DQ है और क्षेत्रफल कितना है DA। तो एक भाग अगर AB माना तो दूसरा भाग बच गया, मैंने दूसरे भाग को क्या मान लिया, ACB भी। दूसरा भाग कौन सा है, ACB। तो मैंने जो गोलीय सतह थी उस गोलीय सतह के मैंने दो भाग कर दिए, एक AB और एक ACB। AB एक छोटा सा अल्पांश माना है जिसका आवेश DQ और क्षेत्रफल क्या है D, और बचा हुआ क्या है ACB। अब अपने को ये पता है भी चालक है,
ठीक है, तो उसके ऊपर जो आवेश वितरण है वो पृष्ठ के रूप में, पृष्ठ के रूप में का मतलब ये है कि यहाँ पे किसका निर्धारण किया जाएगा, सिग्मा का। तो सिग्मा को क्या लिख सकते हैं अपने, dq बटे dA। तो यहाँ पे ये लिख सकते हैं dq इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, सिग्मा d। ठीक, अब अगर अपने इसके लिए बल का निर्धारण करें तो एक तो होता है F बराबर K Q1 Q2 बटे R का स्क्वायर, दूसरा आपने बात की थी E का मान, E के लिए लिखा था F बटे Q, तो E को ये भी तो लिख सकता हूं dF बटे dQ। ठीक है, तो यहां से अगर मैं F का मान निकालने की कोशिश करूं तो इसको ये लिख सकता हूं E और गुणा dQ, यानी E इक्वल टू F बटे Q लिखा था। तो अगर मैं Q छोटा ले लूं तो ऊपर भी dF आएगा, तो मैंने लिया dF बटे dQ, तो बराबर क्या होना जाना चाहिए, तो dF से यहां से E dQ कर सकते हैं अपने, यानी सीधा सा मीनिंग है अगर मेरे को F निकालना है तो बल के लिए पहले मान किसका निकाल लो, E का। ठीक है, अब अगर मैं E की बात करूं तो मैंने इसके दो टुकड़े किए। ठीक है, तो जिस भी बिंदु पर अगर मैं F निकालूं तो F मैंने मान लिया भी एक बिंदु तो बाहर है इसके सतह के, जिस बिंदु को नाम दे दिया मैंने P1, और दूसरा बिंदु मैंने मान लिया इसके अंदर है, क्या मान लिया, P2। ठीक है, अब अगर मैं AB वाली सतह को बात कर रहा हूं 1 नंबर की, अगर AB सतह की बात करूं तो AB को तो मैं डिनोट कर रहा हूं 1 नंबर से, और जो ACB है यानी जो बची हुई सतह है उसको किससे डिनोट करें, 2 नंबर से। दो अलग अलग नंबर दे रहा हूं, AB नहीं लिखेंगे, AB की जगह 1 नंबर लिख रहा हूं, ACB की जगह क्या लिख रहा हूं, 2 नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बिंदु P1 की बात करूं तो जब मैंने इस पूरे पृष्ठ के दो भाग कर लिए तो P1 की तरफ से देखूं तो P1 के अकॉर्डिंग इसके पास कितने भाग रखे हुए हैं, 2 भाग रखे हुए हैं। ठीक है, और 2 भाग रखे हुए हैं का मतलब ये यहाँ पे विद्युत क्षेत्र भी कितने आएंगे, 2, क्योंकि E बराबर लिखते हैं KQ बटे R का स्क्वायर, एक आवेशित भाग के कारण एक विद्युत क्षेत्र आना चाहिए। तो यहाँ पे P1 के अकॉर्डिंग 2 भाग है तो विद्युत क्षेत्र भी कितने, 2। तो एक विद्युत क्षेत्र AB है उसके कारण तो विद्युत क्षेत्र मैंने क्या मान लिया, E1। ठीक है, और जो ACB है उसके कारण विद्युत क्षेत्र मैंने क्या माना, E2। ठीक है, 2 विद्युत क्षेत्र माने, एक AB और एक AB के कारण तो मैंने माना E1 और ACB के कारण क्या माना, E2। तो अगर मेरे को विद्युत क्षेत्र की बात करनी है, ठीक है, तो AB के कारण विद्युत क्षेत्र मैंने क्या माना, E1, और जो ACB के कारण है उसको भाग मैंने क्या मान लिया, E2। अब अपनी बात करेंगे E1 और E2 की। तो अगर मुझे विद्युत क्षेत्र, ठीक है, विद्युत क्षेत्र मिल जाए कुल, तो कुल विद्युत क्षेत्र मिलने का मतलब यह भी मैं कुल बल का मान निकाल सकता हूं। लेकिन कुल विद्युत क्षेत्र के लिए अपने बात की थी भी अगर 2 विद्युत क्षेत्र है तो उनको पहले दिशा देखनी पड़ेगी। ठीक है, दिशा का मतलब यह भी उनको जोड़ूं या घटाऊं वो तो निर्भर करेगा उनकी दिशा पर, इसलिए मैंने क्या किया, दिशा E1 और E2 की दिशा निकालनी है। तो E1 और E2 की दिशा के लिए अगर बात करें तो अपने एक बात की थी, अगर E की दिशा चाहिए तो जिस बिंदु पर E का मान निकालना है उस बिंदु पर कितने कूलम आवेश रख दो, 1 कूलम। ठीक है, वो भी प्लस का, ताकि F और E दोनों की दिशा क्या है, समान आए। तो मैंने इस P1 बिंदु पे भी 1 कूलम आवेश रख दिया और P2 बिंदु पे भी 1 कूलम। अगर P1 पे बात करूं तो ये जो पूरा भाग है AP के कारण बात करूं तो AP किसका, प्लस का है। तो AP अगर प्लस का है तो ये भी किसका रखा है, प्लस का। तो प्लस प्लस एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित, यानी E1 की दिशा ऐसे आनी चाहिए, वो उसको दूर धक्का देना चाहिए। ठीक, अगर मैं ACB की बात करूं तो ACB भी किसका है, प्लस का, तो वो भी इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित। तो प्रतिकर्षित करने का मतलब E2 की दिशा भी यही आएगी, यानी दोनों की दिशा क्या रही है, समान। लेकिन अगर मैं P2 पे जाऊं तो अगर ACB वाले भाग से बात करूं तो ACB का जो ज्यादातर भाग है वो इस तरफ है। ठीक है, इस तरफ होने का मतलब ये जो भाग है वो इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित। तो प्रतिकर्षित करने का मतलब इस पे बल की दिशा आनी चाहिए, जो E2 है वो ये आना चाहिए। लेकिन अगर AB की बात करूं तो AB प्लस का है, तो प्लस इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित। तो प्रतिकर्षित करने का मतलब दिशा क्या आनी चाहिए, इसके बिल्कुल विपरीत, E1 की दिशा इस तरफ आनी चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं बाह्य P1 के लिए बात करूं, ठीक है, तो अगर मैं कुल E P1 के लिए बात करूं, P1 बिंदु पे कुल E का वैल्यू कितना है, तो उसको लिख सकता हूं मैं E1 प्लस E2, क्योंकि दोनों की दिशा क्या है, समान है। और अगर मैं बात करूं EP2 की, तो EP2 को लिख सकता हूं E1 माइनस E2 या फिर E2 माइनस E1, वो देख लेंगे उसको क्या लिखना है। ठीक है, यानी अगर मैं
P1 पे बात करूं तो दोनों की दिशा समान है, इसलिए दोनों को क्या कर सकता हूं, जोड़ सकता हूं। लेकिन अगर मैं बात करूं P2 की, तो P2 पे दोनों की दिशा एक दूसरे क्या है, विपरीत है। तो इसका मतलब ये है इनको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। अब अगर मैं बिंदु P2 पर जाऊं तो जो P2 बिंदु है वो अपने को स्पष्ट दिखाई दे रहा है भी उस जो अपने सतह मानी है, चालक सतह, आवेशी सतह, उसके अंदर है। और अपने को ये पता है भी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है, 0, जो अपने गोले के केस में किया था। ठीक है, तो अगर मैं इसके लिए बात करूं तो आंतरिक बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र का मान कितना, 0। तो इस तरह ये क्लियर है अपने को भी P2 अंदर है, तो ये पता है कि EP2 का वैल्यू कितना होना चाहिए, 0। तो EP2 का वैल्यू 0 होने का मतलब E1 माइनस E2 किसके इक्वल है, 0 के। तो E1 माइनस E2 0 होने का मतलब E1 बराबर होगा किसके, E2 के। तो एक चीज तो क्लियर होगी भी दोनों विद्युत क्षेत्र का मान क्या आएगा, बराबर आएगा। ठीक है, अब अगर मैं जाऊं EP1 पे, तो EP1 उससे किधर है, बाहर है। ठीक है, तो EP1 अगर उससे बाहर है, तो अगर यहां पे बात करूं मैं EP1 के अकॉर्डिंग P1 के, तो अगर मैं इस तरफ से देखूं, तो इस तरफ से अगर देखूं तो मुझे उस तरफ दो परतें दिखाई देगी। ठीक है, पहला परत ये AB वाला और दूसरा परत किसका, ACB वाला, और दोनों परतें आपस में क्या हुई है, जुड़ी हुई है। ठीक है, यानी अगर मैं इस तरफ से क्लियर करूं बात, तो दोनों तरफ से इस साइड से अगर देखूं तो उधर मेरे को दो परतें दिखाई दे रही है। एक परत मेरे बिल्कुल सामने और दूसरी परत उसके किधर है, पीछे। और ये जो परतें हैं वो अपनी कुछ क्या रख रही है, मोटाई कुछ दूरी पर स्थित है। यानी पहली परत यहाँ पे तो दूसरी परत इसके पीछे है। ठीक है, और उनके बीच में क्या है, दूरी। तो आपने केस किया था पट्टिका का। ठीक है, जिसके आगे एक पहली परत और उसके पीछे कौन सी परत है, दूसरी, जो अपनी खुद की कुछ मोटाई रख रही थी। इसमें वही केस बन रहा है, एक परत उसके बिल्कुल सामने और एक परत है बिल्कुल है पीछे। अब दो परतें क्यों मान रहा हूं, क्योंकि मैंने इसके भाग कितने किए हैं, 2। ये पूरा गोला नहीं बोल सकता मैं इसे, क्योंकि मैंने इसके 2 टुकड़े किए। ठीक है, तो 2 टुकड़े किए, तो इसका मतलब ये है अगर मैं E1 और E2 अलग अलग रूप में लिख रहा हूं, तो उसके लिए जो AB और ACB है वो 2 परतों की भांति व्यवहार कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए EP1 के हिसाब से, P1 बिंदु के हिसाब से उधर उसके पास में ऐसे 2 बराबर परतें हैं। ठीक है, जो अपनी कुछ न कुछ क्या रख रही है, मोटाई रख रही है। इसका मतलब ये है भी P1 के लिए जो चालक की सतह है वो किसकी तरह व्यवहार करेगी, एक पट्टिका की भांति व्यवहार करेगी। किसकी भांति, पट्टिका की। इसलिए अगर मैं EP1 की बात करूं तो वो एक पट्टिका की तरह है। तो पट्टिका के लिए उत्तर अपने पास कितना आता है, सिग्मा बटे एप्सिलॉन। ठीक है, क्योंकि पट्टिका के लिए अपने जब विद्युत क्षेत्र की गणना की थी तो पट्टिका के लिए विद्युत क्षेत्र आया था सिग्मा बटे एप्सिलॉन, परत के लिए आया था सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे पट्टिका की बात करूं तो EP1 का वैल्यू है सिग्मा बटे एप्सिलॉन, तो इसका वैल्यू रखो। तो अगर मैं EP1 का वैल्यू देखूं तो ये था E1 प्लस E2 था, जिसे मैंने क्या लिखा, सिग्मा बटे एप्सिलॉन। अब E1 और E2 दोनों क्या इक्वल है, तो इसको लिख सकता हूं E1 प्लस E1 इक्वल टू सिग्मा बटे एप्सिलॉन। इसको लिखा जा सकता है 2E1 इक्वल टू सिग्मा बटे एप्सिलॉन। तो E1 इक्वल टू आ गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। यह आ गया अपने पास विद्युत क्षेत्र। ठीक है, लेकिन ये तो किसी एक भाग के कारण है। ठीक है, तो अगर मैं यहां पे बात करूं किसी, तो ये तो है विद्युत क्षेत्र। अगर यहाँ पे संपूर्ण आवेश के कारण है, ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज अगर और बात करूं मैं, ठीक है, तो अगर मैं बल की बात करूं F की, ठीक है, तो अगर F की बात करूं तो अपने अभी बात की थी भी जो dF बटे dQ है उसे लिखा जा सकता है E। ठीक है, तो dF बटे dQ यानी एक छोटे से अल्पांश वाले भाग के कारण, अल्पांश वाले भाग के लिए विद्युत क्षेत्र अपने पास क्या था, E1 था। ठीक है, यानी E1 के हिसाब से लगने वाले बल का मान अपने निकाल सकते हैं। तो अगर मैं मानू dF का वैल्यू, तो dF को ये लिख सकता हूं E1 गुणा dQ। ठीक है, dF को लिखा जा सकता है E1 गुणा dQ। क्यों, क्योंकि E बराबर लिखते हैं F बटे Q। ठीक है, तो यहाँ पे F बराबर Q गुणा E। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं dF की, तो dF को E1 की लिखा सकता है सिग्मा बटे एप्सिलॉन और आगे क्या आ सकता है dQ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं dQ की, सॉरी 2 एप्सिलॉन, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं dQ की, तो dQ को क्या लिखा जा सकता है, dQ को लिखा जा सकता है सिग्मा इंटू dF। तो यहाँ पे इसको ये लिख सकते हैं dF इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और dQ की जगह क्या लिख सकता है सिग्मा गुणा dA। तो ये क्या बन गया अपने पास dF इक्वल्स टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन
2 एप्सिलॉन नॉट इंटू डीए। तो बल का मान तो आता है इतना, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, dF अपॉन डीए इक्वल टू लिखा जा सकता है सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो dF अपॉन डीए इसको ये लिख सकता हूं भी इकाई क्षेत्रफल, यानी डीए का वैल्यू अगर 1 कर दिया जाए तो उसको लिखा जा सकता है इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल कितना आता है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहां से dF अपॉन डीए आता है। अब अपने को एक चीज क्लियर है, dF अपॉन डीए का मतलब ये बल बटे क्षेत्रफल। ठीक है, तो बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल क्या लिखा जाता है, दाब, इसलिए इसको लिख सकता हूं P इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, जो किस चीज को दर्शा रहा है, दाब। ठीक है, तो यहाँ पे किसी भी चालक सतह पर लगने वाले दाब का मान होता है सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब इसी सूत्र को अपने अलग तरीके से और भी लिखते हैं। अगर मैं P जो है उस P को मैंने लिखा सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो इस P को अगर मैं परिणामी विद्युत क्षेत्र के रूप में दर्शाऊं, परिणामी विद्युत क्षेत्र का मतलब ये है भी इस गोलीय सतह के कारण कुल विद्युत क्षेत्र कितना है। अब ये जो सतह मानी है अपने, जिसके दो भाग किए हैं, उसके अंदर अपने दो विद्युत क्षेत्र के मान ज्ञात किए, दो विद्युत क्षेत्र मानिए, एक E1 और एक E2। तो यानी परिणामी इनके अकॉर्डिंग आना चाहिए, क्योंकि विद्युत क्षेत्र कितने हैं, दो। अब अपने को बात करूं तो अगर अंदर वाले के हिसाब से बात करूं तो E1 माइनस E2 कट रहा है, निरस्त हो रहा है। बाहर वाले के हिसाब से E1 और E2 आपस में क्या हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं। इसका मतलब एक चीज तो क्लियर है अपने को भी, जो परिणामी विद्युत क्षेत्र है वो दोनों विद्युत क्षेत्र का क्या आ रहा है, जोड़ आ रहा है। ठीक है, क्योंकि दोनों की दिशा क्या है, समान। यानी अगर मैं परिणामी विद्युत क्षेत्र की बात करूं, कुल ई टोटल की अगर मैं बात करूं, जिसको मैंने कैपिटल ई से लिख दिया, इसको लिखा जा सकता है E इक्वल टू E1 प्लस E2। ठीक है, यानी कुल विद्युत क्षेत्र कितना आता है। ठीक है, तो यहां पे E इक्वल टू लिख सकता हूं 2E1, क्योंकि E1 और E2 दोनों क्या एक दूसरे के बराबर। तो E का वैल्यू अपने पास कितना आएगा, 2 इंटू E1 की जगह सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 गया तो E का वैल्यू आ गया सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा को ये लिखा जा सकता है एप्सिलॉन नॉट गुणा E। ठीक है, यानी परिणामी विद्युत क्षेत्र के लिए ये चीज बची, तो उसके लिए सिग्मा लिखा जा सकता है एप्सिलॉन नॉट गुणा E, क्योंकि अगर टोटली की बात करूं तो टोटली अपने को इनका योग ही आ सकता है। इसलिए मैंने E को लिखा E1 प्लस E2, तो E1 प्लस E2 लिखूं तो E1 और E2 दोनों बराबर है। ठीक है, और अगर E1 और E2 दोनों बराबर है तो क्या हो गया 2E1, और E1 का वैल्यू अपने को पता है कितना है, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। तो E1 का अगर वैल्यू रखूं तो परिणामी विद्युत क्षेत्र प्राप्त हो रहा है सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से सिग्मा का वैल्यू कितना है, एप्सिलॉन नॉट गुणा E। तो यहाँ पे सिग्मा का वैल्यू रख दो। तो अगर मैं P की बात करूं तो P का वैल्यू ये लिख सकता हूं, सिग्मा स्क्वायर की जगह क्या लिख सकता हूं, एप्सिलॉन नॉट गुणा E का स्क्वायर। ठीक है, और बटे में क्या आएगा 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इसको ये लिखा जा सकता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर E स्क्वायर बटे एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट गया, तो अपने पास P का वैल्यू कितना आया 1/2 एप्सिलॉन नॉट E का स्क्वायर, यानी ये आता है उस पे लगने वाले दाब का मान। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को एक चीज क्लियर होनी चाहिए भी, इस बिंदु बाह्य जो बिंदु है उसके हिसाब से आगे उसके दो परतें हैं, तो उसके लिए उसको क्या माना जा सकता है, पट्टी का, जिसके लिए परिणामी विद्युत क्षेत्र का मान कितना आता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और अगर परत की बात करूं सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये बिंदु आंतरिक है, तो आंतरिक बिंदु अपने को पता है भी किसी चालक के अंदर अगर कोई बिंदु स्थित है अंदर, तो उस पर परिणामी विद्युत क्षेत्र का मान कितना प्राप्त होता है, 0। तो यानी जो EP2 है वो कितना प्राप्त होना चाहिए, 0, जिसके अकॉर्डिंग क्या आएगा E1 बराबर है E2। ठीक है, तो उसके आधार पर अगर